एपिसोड 9। कहानी अब आगे। रजत रूही को सुला उसके कमरे का लाइट बंद कर दरवाजा को हल्के से सटा दिया और फिर वहीं बाहर खड़े हुए ही खुद में बोला, क्या करूं, एक बार उससे सॉरी बोल ही देता हूं, कम से कम मुझे गिल्टी तो नहीं होगी, वरना मन में बार बार यही बात घूमते रहेंगे। वैसे यह है कहाँ पर? कमरे से निकलकर पता नहीं कहाँ चली गई, शायद किचन में हो, जाकर एक बार देख लेता हूँ। ये बोल रजत एक बार अपने घड़ी पर नजर दौड़ाए। अरे यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी से मुझे निकलना होगा। पूजा किचन में बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। चूंकि इस वक्त दोपहर का खाना भी नहीं बनता था तो वो वहां बैठ बस यूं ही अपने बाबा को याद कर रही थी। जब रजत किचन के बाहर पहुंचा तो उसे ऐसे फालतू में बैठे देख खुद में ही बोला, क्या गजब लड़की है ये भी। लोग फ्री टाइम में कमरे में या बाहर हॉल में बैठते हैं, पर यह है कि किचन में आकर अकेली बैठी हुई है। लगता है इसका दिमाग रूही के जितना ही है। ये सोच रजत थोड़ा एटीट्यूड में आवाज करते हुए बोला, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रजत की वो भारी भरकम आवाज सुनते ही पूजा झट से कुर्सी पर से उठकर खड़े होते हुए उसके तरफ देखते हुए बोल पड़ी, आप यहाँ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? ओ अच्छा अच्छा, शायद कमरे में आप मुझे ठीक से सुना नहीं पाए होंगे तो यहाँ आ गए सुनाने। जल्दी जल्दी सुना दीजिए और भी जो बाकी बचा है। रजत पूजा की टोन सुन बोला, तुम क्या दिमाग अपना बेच दी हो? जो मन किया सोच लेती हो और जो मन किया बक देती हो। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सुनाने या कहने नहीं आया हूँ। वो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बेकार में डांट दिया। इन सब में तुम्हारी गलती नहीं थी, इसीलिए सॉरी बोलने आया था। क्या कहा आपने मिस्टर रजत? जाने माने बिजनेसमैन ने एक बेचारी सी लड़की से सॉरी बोला? हाँ, ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई। पूजा की इस तरह की बातें सुन रजत बोला, तुम ना बिल्कुल बदतमीज ही हो। खैर, मुझे इस वक्त तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ये बोल रजत जाने लगा, तभी पूजा भी झल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ तो जाइए ना, मैंने थोड़ी ना आपको बुलाया था, क्या खुद ही आए थे सॉरी बोलने? पहले तो इतना सुना दो फिर एक सॉरी बोल दो, इससे क्या मुझे जो बुरा लगा, मेरा जो दिल दुखा वो सब खत्म हो जाएगा, बड़े आए। रजत वहां से ऑफिस चला गया, लेकिन बेचारी पूजा इस समय खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। रूही भी सोई हुई थी, इसीलिए उसे जगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और रही बात माँ जी की तो पूजा उनसे जरा दूर ही रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो जब भी पूजा के पास बैठती तो वही जो बात पूजा को परेशान कर जाती वही बोल देती और उसे सोचने पर मजबूर कर देती। ऐसे ही पूजा किचन में ही बैठ बैठ कर रात कर ली। हाँ, बोर हो रही थी, पर और कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। घर से बाहर जाती भी तो कहाँ, किसी को जानती पहचानती भी तो नहीं थी जो किसी से बात ही कर लेती। रात का समय। यमुना जब रसोई में फ्रिज से पानी लेने आई तो पूजा को वहां अकेले बैठे हुए देख उसके पास जाते हुए उसके सर पर हल्के से अपना हाथ रखते हुए पूछी, अरे मेरी बच्ची, तू यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेली? माँ जी, वो मैं क्या करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था तो बस यहीं पर बैठी रह गई। रूही भी सो रही थी और आपको भी मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, तो बस इसीलिए मैं यहीं पर बैठ गई। ये क्या पूजा बेटा, क्या तू मुझे अपना नहीं मानती है? अगर तू अकेली बोर हो रही थी तो मेरे पास आ जाती। अब इन सब बातों को भी मुझे तुमसे कहने की जरूरत है क्या? तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो पूजा बेटा, और मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, माना मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म तो नहीं दिया है, पर प्यार मैं तुमसे भी उतना ही करती हूँ जितना कि मैं रजत को करती हूँ। जी माँ, मैं जानती हूँ, मुझसे गलती हो गई। पूजा अपने कान पकड़ बोली, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, और हाँ पक्का आगे से मैं जब भी बोर फील करूंगी आपके पास आ जाया करूंगी। लेकिन माँ, रात का समय हो गया है तो हम खाना बनाना शुरू कर दें। नहीं पूजा, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों माँ? अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो रूही और आप खाएंगी क्या? अरे पूजा, मैंने बोला आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खाना नहीं खाएंगे। अरे आज यानी कि संडे के दिन रजत वापस घर लौटते वक्त बाहर का खाना लेकर आता है हम सबके लिए। ये उसका फाइनल है। पर माँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वैसे जहाँ तक मैं रजत जी को जान पाई हूँ, उन्हें बाहर का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो अक्सर खुद घर में बनाकर ही खाया करते थे, रूही बताई थी मुझे। तो फिर वही आज के दिन बाहर से सबके लिए खाना क्यों लाते हैं? जब पूजा की बात यमुना जी सुनी तो बोली, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो पूजा बेटा। उसे सच में बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है और वो इसीलिए अक्सर रूही को भी खुद से बनाकर ही खिलाया करता था। लेकिन आज के दिन वो इसीलिए बाहर से खाना लाता है क्योंकि जब प्यार थी तो वो हर संडे को उससे जबरदस्ती बाहर का खाना सबके लिए मंगवाया करती है। रजत उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसकी बात को कभी भी टालता नहीं था। वो आज भी प्यार के बातों को अपने दिल में जिंदा रखने के लिए बाहर से खाना लाया करता है। ये बात बोलते बोलते यमुना के आंखों से आंसू बह निकले, जिसे वो चश्मे हटा हल्के से पोंछने लगी। यमुना को इमोशनल हुई देख पूजा उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए शांत भाव में बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको पिया जी की याद दिला दी।
सच में पियाजी बहुत लकी लड़की थी जो उन्हें रजत जी जैसे लाइफ पार्टनर मिले थे, जो उनके जाने के बाद भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उनके रहने पर किया करते थे। पता नहीं मेरे बेटे की जिंदगी में कब खुशी आएगी पूजा। वो बस सबको दिखाने के लिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, पर सच तो ये है कि उसके दिल में हरदम पिया की यादों ने कब्जा कर रखा है और जिसे याद कर वो दुखी होता रहता है। अभी पूजा और यमुना बात कर ही रहे थे कि तभी रजत की गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनते ही यमुना मुस्कुराते हुए बोल पड़ी। लो, नाम लिया रजत का और रजत आ गया। पूजा बेटा तुम एक काम करो, जब तक वो अंदर आता है तुम रूही को जगह दो ताकि वो भी खाना खा सके। उसे संडे का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज उसकी फेवरेट सारी चीजें रजत लाता है ना। यमुना जी मुस्कुराते हुए बोली। जी माँ, मैं जाकर रूही को गोद में लेकर बाहर ही ले आती हूँ, उसका नींद भी अभी पूरा हो गया होगा। ये बोल पूजा रूही को जगाने उसमें कमरे में चली गई। रजत घर के अंदर आते हुए माँ को खाने का सामान देते हुए बोला, ये लीजिए माँ, आप तब तक खाना लगाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। रजत वो खाने का पैकेट माँ को दे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ पूजा रूही को गोद में लाते हुए उसे कुर्सी पर बिठा बोली, अब हम सब गर्मा गर्म खाना खाएंगे। क्यों रूही, आज तो आपकी फेवरेट खाना है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। रूही रूठे हुए आवाज में बोली। अरे रूही, आपको ऐसे कैसे भूख नहीं है, और आप क्यों नहीं खाएगी? बस ऐसे ही मम्मी, आप सबको क्या फर्क पड़ता है मैं खाओ या ना खाओ, मैं आपसे नाराज हूँ। पूजा रूही की अपने प्रति ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान हो गई और परेशान भरे भाव में ही पूछी, क्या बात है रूही, आप अपनी मम्मा से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या आपकी मम्मा से कोई गलती हो गई है, बोलिए। अभी पूजा ये बोल ही रही थी कि तभी पीछे से रजत सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी बात सुन बोला, क्या हुआ माँ? पता नहीं रजत रूही क्यों अपना मुंह फुलाए बैठी है। वो कहती है उसे भूख ही नहीं है और वो नाराज है। ऐसे कैसे भूख नहीं है मेरी प्रिंसेस को? उसी का फेवरेट खाना तो उसके पापा लेकर आए हैं। मैं अपने हाथों से आज खिलाऊंगा अपनी प्रिंसेस को। ये बोल रजत एक प्लेट में खाना लिया और जाकर कुर्सी पर बैठते हुए रूही की तरफ एक निवाला बढ़ते हुए बोला, रूही चलो अब पापा के हाथों से जल्दी से खाना खा लीजिए। नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं आपसे भी नाराज हूँ। क्या बात है प्रिंसेस, आप कुछ बोलेंगी नहीं तो हम सबको समझ में कैसे आएगा कि आप क्यों सबसे नाराज है? क्या हुआ, आपको किसी ने कुछ कहा है क्या, या आपके दोस्तों से आपका झगड़ा हुआ है क्या? बोलिए ना प्रिंसेस। रूही रजत की बात सुनकर उसके चेहरे को देखने लगी और बोली, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं पापा? क्या आप सच में मैं जो बोलूंगी वो करोगे, पहले बताओ। रजत रूही की बात सुनकर जरा सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात बेटा आप आज क्यों पूछ क्यों रही है? आखिर आपके दिमाग में कौन सी बात चल रही है? प्लीज बताइए हमें। रूही हमसे नाराज मत होइए, हम आपके पापा है। रजत रूही को नाराज देखकर उससे पूछा, क्या बात है रूही बेटा, आप ऐसे तो पहले नहीं किया करती थी, लेकिन आज आप इतने मनाने के बाद भी नहीं मान रही है, क्या बात है? वो इसीलिए पापा क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे टोंट मारा है। प्रिंसेस, आपके दोस्त ने क्या कहा, और आपकी उनके साथ झगड़ा हुआ है क्या जो वो आपको चिढ़ा रहे थे? नहीं पापा, वो आज मुझे कॉल पर बोल रहे थे कि मेरी मम्मा और पापा हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो लोग आप दोनों को झगड़ा करते देखे हैं। रूही की बात सुन रजत हैरान हो बोला, क्या आपके दोस्त आपसे ऐसा बोले? फिर रजत अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है माँ? इतने छोटे बच्चे के दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आती है? मैंने आपसे बोला था ना कि रूही को गलत बच्चे की संगति से दूर रखे, पर आप मेरी बात मानती कहाँ है? ये अभी 5-6 साल की छोटी बच्ची है और इसके मन में ये सब बातें आना ठीक नहीं है। माँ को सुनाने के बाद रजत रूही को अपने गोद में उठाकर बैठाते हुए प्यार से बोला, तो ये प्रॉब्लम थी मेरी प्रिंसेस की, उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, पर आप उन लोगों की बात मानते ही क्यों हो रूही? उनके कहने से आपके मम्मी पापा थोड़ी ना झगड़ते रहते हैं। वो तो बस आपको परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहे होंगे। आप उनकी बात सुन हम सबसे नाराज होकर बैठी है। अब चलिए अपनी ये उदासी को चेहरे पर से हटाइए और देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लाई हूँ। जल्दी से मिलकर खाते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ये बोल रजत खाना के एक निवाला उठा रूही को खिलाने लगा। तभी रूही झट से रजत की तरफ देखते हुए बोली, मेरे दोस्त झूठे नहीं है पापा, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। आप दोनों सच में हमेशा लड़ते ही रहते हो, घर में भी और बाहर में भी। आप हमेशा मम्मी को डांट देते हो। जब मुझे चोट लगी थी आपने उस टाइम भी मम्मी को डांट दिया था, जबकि उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। जब रूही ने ये बात कही तो यमुना भी उसके बातों को सही मानते हुए बोल पड़ी, ठीक ही तो बोल रही है रूही, इस 5 साल की बच्ची को तुम दोनों की लड़ाई समझ में आती है, पर तुम दोनों इतने बड़े होने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये अभी बच्ची है। कम से कम इसकी खातिर ही अपनी लड़ाई को छोड़ मिलकर रूही को खुश रखो।
यमुना जी की बात सुन पूजा झट बोल पड़ी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप सही बोल रही है और हमारे बीच की प्रॉब्लम की वजह से रूही परेशान है। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ रूही कि मैं और आपके पापा दोनों अब से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, पक्का। इस पर रजत भी बोल पड़ा, आपकी मम्मा बिल्कुल सही बोल रही है रूही बेटा। आज के बाद से आपको कभी भी ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि आपके मम्मी पापा झगड़ा करते हैं। मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ। रूही दोनों की बात सुनते ही खुशी से मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, सच में क्या? आप दोनों अब कभी भी लड़ोगे नहीं ना? तो चलो दोनों एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर प्रॉमिस करो, तभी मैं मांगी। रूही के कहने पर रजत और पूजा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर रजत धीरे से पूजा की तरफ अपनी हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर पूजा भी उसके हाथों से हाथ मिलाती हुई बोली, आज के बाद से हम दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। रात का खाना पीना हो गया, उसके बाद रजत रूही को लेकर उसके कमरे में सुलाने जाने लगा, तभी रूही बोली, नहीं पापा, आज मैं आप दोनों के साथ सोऊंगी। रूही की बात सुनते ही रजत और पूजा एकदम से हैरान हो गए और पूजा जल्दी से रूही को समझाते हुए बोल पड़ी, रूही बेटा, आप अभी मेरे साथ चलकर अपने कमरे में सोते हैं। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे और फिर गाना भी तो आपको सुनना है। अभी चलो आप, हम बाद में साथ में सोएंगे। नहीं मम्मा, मुझे आज ही आप दोनों के साथ सोना है। मेरे सब दोस्त अपने अपने मम्मी पापा के साथ ही सोते हैं, मुझे भी सोना है। रूही को इतना जिद करते देख पूजा जल्दी से उसे रजत की गोद से लेने की कोशिश करते हुए बोली, अब आप बहुत मनमानी कर रही है रूही, अब चुपचाप चलिए सोने। हम कल ये सब बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने कमरे में सोएंगे। ये बोल वो रूही को अपने गोद में ले ली। पूजा के डांटने से रूही कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसके गोद में चली गई। लेकिन रजत ने तब आराम भरे स्वर में बोला, अगर रूही चाहती है हम दोनों के साथ सोना, तो आज तुम सो जाओ मेरे ही कमरे में। ये सुनते ही पूजा एकदम हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ रजत के चेहरे को देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अभी जो रजत ने बोला वो सच है या सपना, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियां और बेगानापन था। उसके बाद रजत ने उसे ये बोला। पूजा फिर किसी तरह रजत से बोली, लेकिन आप। तभी रजत बोला, अगर रूही को हम दोनों के साथ सोकर खुशी मिलती है तो तुम मेरे साथ सो सकती हो। ये बात वो पूजा को धीरे से बोला ताकि रूही ना सुने। रजत के कहने पर पूजा उसके कमरे में जाकर सोने के लिए तैयार हो गई और रूही को बोली, अच्छा चलिए, अब आप हम दोनों के साथ ही सोएंगी। अब तो आप खुश है ना? लेकिन आप आजकल अपना बात मनवाने के लिए हर बार नाराज हो जाती है, क्यों? रूही खुशी से हंसते हुए बोली, आप दोनों वैसे तो मेरी बात मानते ही नहीं है, तो मुझे करना पड़ता है। ये स्मार्ट तरीका है, क्यों दादी? यमुना जी वहीं खड़े दोनों की बातें सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो बोली, तब आखिर हमारी रूही किसी से कम थोड़ी है क्या? रजत और पूजा एक साथ रजत के कमरे में रूही को ले चले गए। उसे बाहर खड़ी यमुना देख देख काफी खुश हो रही थी और खुद में ही बोल पड़ी, मुझे पूरा यकीन था भगवान आप इन दोनों अजनबियों को जरूर मिला देंगे, पर अब मैं ये समझ गई कि आप इन दोनों को रूही के माध्यम से ही मिलाएंगे। ये बच्ची इन दोनों को जरूर करीब ले आएगी। इधर जब पूजा रजत के कमरे में आई तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो रजत के बेड पर कैसे सो सकती है। वही बात रजत को भी परेशान कर रहा था कि वो आज तक अपने बेड पर सिवाय पिया के किसी और को नहीं सोने दिया था, लेकिन आज उसे किसी और लड़की के साथ अपना बेड शेयर करना पड़ेगा क्योंकि रूही चाहती है और वो उसे दुखी नहीं कर सकता है। पर इन दोनों के मन में चल रहे उलझनों के बीच रूही बेड पर जोर जोर से खुशी से उछल रही थी और अपनी मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी, या आज मैं मम्मा पापा के साथ सोऊंगी। फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, पापा मम्मा आओ ना, हम सोते हैं। रूही खुश थी, पर पूजा उससे बोली, रूही बेटा, आपने बोला था कि हम साथ में सोएंगे, तो मैं आपकी बात मान यहाँ कमरे में आ गई ना सोने, पर मुझे इस बेड पर नींद नहीं होगी। प्लीज बेटा आप पापा के साथ सो जाओ बेड पर, मैं नीचे बेड लगाकर सो जाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ ही सोएंगी। प्लीज आप आज बेड पर सो जाइए ना, रूही मासूम भरे आवाज में बोली। अपनी बेटी की बात सुन रजत बोल, अच्छा ठीक है रूही, आपकी मम्मा आपके साथ ही सोएंगी, अब आप जिद मत कीजिए। रजत ये बोल रूही को बेड पर लिटा देता है, फिर पूजा की तरफ देखकर बोलता है, आज सो जाओ तुम बेड पर, कल से फिर अपने हिसाब से सोना। रजत के कहने पर पूजा धीरे धीरे बेड के एक कोने पर जाकर बैठ गई और इधर से रजत भी अपने बेड पर जाकर लेट गया। रजत तो लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया, पर पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे लेटे। आज से पहले वो कभी भी ऐसा फील नहीं करी रही थी, पर अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से रूही ने उसे खींचकर अपने तरफ लिटा लिया और उसके हाथ को और रजत के हाथ को पकड़ अपने पेट पर रख ली, जिससे पूजा के हाथ के ऊपर रजत का हाथ आ गया। दोनों एक दूसरे के हाथ के छुअन से हड़बड़ा गए। पूजा रजत की तरफ बस देखती ही रह गई।
पर रूही की खुशी के कारण पूजा अपना हाथ नहीं हटाए। रूही कुछ देर में ही सो गई। उसके सोते ही पूजा धीरे से रजत के हाथों के अंदर से अपने हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, जिसे देख रजत ने झट से अपनी हाथ हटा दी। फिर पूजा बेड पर से उठकर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो बाहर आसमान में खिले चांद को देखने लगी और अपना दोनों हाथ से अपने बाह को सहलाने लगी। जब रजत ने पूजा को खिड़की के पास खड़े देखा तो वो खुद में ही बोला, ये लड़की क्या चीज है, मतलब रात को सोने के वक्त ये अकेली खिड़की के पास जाकर खड़ी है। जाकर देखता हूँ क्या हुआ उसे, हो सकता है कोई बात हो। ये सोच रजत भी धीरे से बेड पर से उतरते हुए पैरों में स्लीपर पहन अपने टी शर्ट को ठीक करते हुए खिड़की की तरफ जाते हुए बोला, क्या तुम्हें किसी की याद आ रही है? रजत की बात सुनते ही पूजा झट से बोल पड़ी, आपको कैसे पता कि मुझे किसी की याद आ रही है? मैंने तो आपको नहीं बताया। इस पर रजत वो आसमान में चांद को निहारते हुए बोला, क्योंकि जब किसी को किसी की याद आती है तभी वो इस तरह चांद को देखता है और सोचता है कि वो इंसान भी उस चांद को देख उसे याद करता होगा। रजत की बात सुनने की बाद पूजा बोली, शायद आप सही बोल रहे हैं। मेरे बाबा भी आंगन में लेटे लेटे ये चांद देख मुझे ही याद कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे भी उनकी इतनी याद आ रही है। जैसे ही पूजा ने ये बोला कि उसे अपने बाबा की याद आ रही है, रजत हैरान हो गया और बोला, क्या तुम अपने बाबा को याद कर रही थी? इस पर पूजा नॉर्मली बोली, हाँ क्यों, आपको क्या लगा मैं किसे याद कर रही थी? तभी रजत अपने मन की बात ना बोलते हुए बोला, कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, मुझे बताइए ना आपने क्या समझा? पूजा के एक दो बार पूछने पर रजत बोल दिया, मुझे लगा शायद तुम्हारा कि शायद कोई बॉयफ्रेंड होगा जिससे तुम प्यार करती होगी। रजत की बात सुनते ही पूजा एकदम से भड़कते हुए बोली, अच्छा तो आप मुझे इस टाइप की लड़की समझ रहे हैं, पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं जो किसी लड़के के साथ, और ना ही मुझे ये सब पसंद है। मिस्टर रजत, मेरी पहली शादी भी मेरे घर वालों की मर्जी से ही हुई थी और मुझे उनके फैसले से कोई इतराज नहीं था, पर शायद मेरी नसीब ही खराब थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। पूजा की बात सुनकर रजत बोला, आजकल के जमाने में इतना अच्छा, मुझे तो ये सब सिर्फ एक झूठ लगता है। इतना साफ कोई नहीं होता है मिस पूजा। रजत की बातों से पूजा को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो रजत को उंगली दिखाते हुए गुस्से से ऊंचे आवाज में बोल पड़ी, देखिए मिस्टर रजत। पर जैसे ही पूजा को ये याद आया कि रूही सो रही है, उसने अपने आवाज को धीमे करते हुए बोली, देखिए मिस्टर, आपको जो सोचना है सोच सकते हैं, मुझे ना ही उससे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मुझे आपको अपने अच्छे और साफ होने की सफाई देनी है, पर प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। मैं यहाँ अकेली ही खड़ी थी ना, आपको तो नहीं बुलाया था, आप आए ही क्यों मुझे गुस्सा दिलाने? ये बोल पूजा खिड़की के पास से जाने लगी, लेकिन जैसे ही पूजा आगे बढ़ी उसके पैर आपस में उलझ गए और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती है कि तभी रजत झट से उसे अपने बाहों में एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ उसके पीठ पर देते हुए संभाल लिया। फिर दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने लगी। कुछ देर तक तो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहे और मानो उनके दिल में कुछ हलचल हो रही हो, पर फिर अचानक से पूजा हड़बड़ाते हुए रजत के बाहों से खुद को हटा बोली, आपको किसने कहा था मेरी मदद करने को? मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, समझे? मुझे आगे से छूने की कोशिश मत ही कीजिएगा। ये सुन रजत भी चिढ़ गया और उसके बाह को पकड़ गुस्से से लेकिन धीरे आवाज में बोला, ये जो तुम्हारी गलत फहमी है ना कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, इसे अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अरे मैं तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। एक बात और, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बच्ची के लिए टोलरेट कर रहा हूँ, समझी? ना कि तुम में इंटरेस्ट है, बेवकूफ। हाँ तो मैं कौन सा आपके लिए मरी जा रही हूँ? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी और हम दोनों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करूंगी, पर अब नहीं, आप उस लायक है ही नहीं जिससे कोई बात किया जा सके। ये बोल पूजा बेड के तरफ ना जाकर सोफे पर जाकर एक चादर ओढ़कर सो गई। ये देख रजत अपने में ही फुसफुसा कर बोला, क्या गजब की है ये लड़की, जब से मिली है इसे ऐसा ही लगता है कि मैं इसे छूना चाहता हूँ। अरे एक तो इसकी मदद की ऊपर से मुझे ही सुना कर चली गई, बड़ी अजीब है ये बोल रजत भी बेड पर जाकर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके आंखें बंद कर सोने के बाद पूजा धीरे से अपने चादर के अंदर से मुंह निकालती है और रजत को चादर को ऊपर कर देखने की कोशिश करती है। तभी रजत अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, अब मुझे क्या खाने का इरादा है क्या जो ऐसे घूर रही हो? चुपचाप सो जाओ। रजत की बात सुनते ही पूजा झट से सोफे के दूसरे तरफ अपना मुंह कर सो जाती है और मन ही मन बोलती है, अरे इन खड़ूस महाराज को कैसे पता चला कि मैं इन्हें देख रही थी? लगता है इनके चार आंखें हैं, तभी तो दो बंद करने के बाद भी इन्हें दिखाई देते हैं। मुझे क्या, अब मैं सो जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठना भी है, रूही का कल से स्कूल भी है। ये बोल पूजा भी सो जाती है। अगली सुबह पूजा की जब आंखें खुली तो समाने बेड पर उसे ना तो रजत दिखा और ना ही रूही। दोनों को एक साथ कमरे से गायब देखकर पूजा खुद में कंफ्यूज हो गई, इसीलिए वो झट से सोफे पर उठकर बैठ गई और अपने बालों को खुजलाते हुए खुद में बरबराने लगी,
अरे ये कहाँ चले गए, और रूही भी नहीं है बेड पर, वो इतनी जल्दी तो सुबह नहीं उठती है। तो फिर अचानक आज क्या हुआ जो वो भी उठ गई? कहीं रजत जी मेरे रात वाली बात से गुस्सा होकर रूही को मुझसे दूर तो नहीं ले गए? अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जाकर उनसे सॉरी बोल देना चाहिए, वरना क्या भरोसा उस खड़ूस जी का वो मुझे रूही से दूर करने का सोच ले। ये सब सोच सोच वो परेशान हो रही थी और जल्दी से अपने साड़ी को किसी तरीके से सही की और बिना चप्पल के ही लेपझाती हुई सी कमरे से निकल पड़ी। जब वो कमरे से निकल हॉल में आई तो उसे हॉल में भी कोई भी नहीं दिखा। पूजा खुद में ही बोली, अरे यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है, आखिर सब चले कहाँ गए और मुझे जगाया भी नहीं। एक बार माँ जी के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वो हो अपने कमरे में। ये सोच पूजा यमुना के कमरे में चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो यमुना अपने बेड पर अभी तक सोई हुई थी और बीच बीच में खांसी भी जा रही थी। ये देख पूजा झट से दौड़ती हुई यमुना के पास आ बेड पर बैठ बोली, माँ जी आपको क्या हुआ और इस तरह खांसी क्यों कर रही है? तभी पूजा ने पाया कि यमुना का शरीर तो बुखार से तप रहा है। ये देख वो झट से बोल पड़ी, माँ आपको तो काफी तेज बुखार है, और घर में भी ना तो रजत जी और ना ही रूही दिख रही है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। आप एक मिनट उठिए, मैं पीछे तकिया लगा देती हूँ, आप उसके सहारे बैठ जाइए, मैं आपको बुखार का दवा दे देती हूँ। ये बोल पूजा जल्दी से अपने बैग लेने कमरे से चली गई और कुछ ही देर में वो एक टैबलेट का पत्ता लेते हुए कमरे में आए और उस पत्ते में से एक टैबलेट निकाल पानी के ग्लास के साथ यमुना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए माँ जी, आप ये पैरासिटामोल खा लीजिए, इससे आपका बुखार उतर जाएगा। लीजिए। पूजा के दवाई देने पर यमुना ने भी धीरे से अपने हाथ बढ़ा वो लिए और उसे अपने जीभ पर रख धीरे धीरे पानी का ग्लास लेकर पी ली। फिर पूजा यमुना को पकड़ धीरे धीरे बेड पर लिटा बोलती है, अब माँ जी आप कुछ देर आराम कर लीजिए, एक बार आपका बुखार उतर जाएगा ना तब आप उठिएगा। यमुना की भी हालत इतनी सही नहीं थी कि वो कुछ जवाब उसे दे पाती, इसीलिए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। पूजा भी यमुना के सिरहाने बैठ हल्के हल्के हाथों से उनके सर को दबाने लगी, क्योंकि यमुना का हल्का सर भी दर्द कर रहा था बुखार की वजह से। वो सर तो दबा रही थी पर उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमे जा रहे थे। पूजा मन ही मन सोचते हुए बोली, पता नहीं कहाँ गए हैं दोनों। रूही तो एक 5 साल की छोटी बच्ची है, पर रजत जी, उनको तो कम से कम मुझे बता कर जाना चाहिए था ना। वो जहाँ जाए उससे ना तो मुझे कोई मतलब है और ना ही मेरा अधिकार कि मैं उनसे सवाल करूं, पर रूही को लेकर मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं? माँ की भी हालत सही नहीं, जो नहीं तो मैं उन्हीं से पूछ लेती। अभी पूजा सर दबाते दबाते ये सब सोच ही रही थी कि तभी घर के बाहर किसी के गाड़ी आने की आवाज आई, जिसे सुन पूजा झट से समझ गई कि ये रजत जी की ही गाड़ी की आवाज है। इसीलिए वो यमुना को देख ली और जब देखी कि वो सो गई है तो दौड़ते हुए कमरे से निकल जल्दी से हॉल में जा पहुंची। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।